यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइप के हैं, इनफैक्ट मैं स्टूडेंट 3 टाइप के काउंट करूंगा। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा और जो जिस टाइप का स्टूडेंट है वो लिख लीजिएगा रजिस्टर के अंदर। अब मैं स्टूडेंट की बात करूं, एक बच्चा है रेगुलर का, एक बच्चा होगा एसओएल में एडमिशन ले लिया, या फिर मैं कह सकता हूं रेगुलर को मैं थोड़ा कंपैरिजन करूं तो एनसी वेब कह दूं। एनसी वेब क्या होता है, लड़कियों का कॉलेज होता है। और एक बच्चा हो सकता है हमारा जो कि अदर स्ट्रीम का है। अदर का मतलब कि भैया वो या तो आर्ट्स का है या वो साइंस का है, समझे बात। ये 3 टाइप के ही बच्चे होंगे। अब मैं बता रहा हूं सबसे पहले जो बच्चे रेगुलर के हैं, तो रेगुलर के बच्चे की खास बात क्या है और उनको क्या चीजें फायदा मिलता है। जो रेगुलर के स्टूडेंट होता है ना, उनको बुक्स भी पता चल जाता है कि कौन सी बुक से पढ़ना है, बुक्स के अंदर के चैप्टर्स भी पता चल जाते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और उनको थोड़ी थोड़ी किताबों की जानकारी मिल जाती है। तो परेशान क्या करेंगे और क्या होंगे उसके ऊपर आज थोड़ा सा एक बार मैं डिस्कस कर लूं कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। वैसे ऑल्दो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको किस तरीके से एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बना के एफए के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए किस तरीके से आपको प्लानिंग करना चाहिए, पहले हम एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सर आपका एक सबसे मेन चैप्टर और कोर चैप्टर, दैट इज़ आपका टॉपिक का नाम क्या है हमारा सर, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंट। कैसे पढ़ना है आपको फाइनेंशियल अकाउंट, उन सब बातों पे डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आपके यूनिट कितने हैं और क्या क्या है वो देख लो। हमारा सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें, यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका सारा का सारा कुछ पार्ट्स है, जैसे पॉइंट 1 थ्योरी का। अब थ्योरी में क्या है सर, थ्योरी के अंदर आपका आ जाता है अजम्पशन, आपका आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस। और एएस थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं आता, सिर्फ हिंट दिया जाता है, जिसके अंदर आपका आ जाता है गैप, आ जाता है आपका बेसिस ऑफ अकाउंट, आ जाता है आपका कैश बुक, आ जाता है आपका सब्सिडरी बुक, आ जाता है आपका जर्नल, आ जाता है आपका लेजर। यानी टोटल मिला के 7-8 चैप्टर आपके बन जाते हैं उसके अंदर, अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 1 में। और जब आप यूनिट नंबर 1 को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा 11th का फर्स्ट टर्म याद आएगा। अगर आपको याद हो ना 11th का फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म का पूरा, मैं सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहा, 11th का फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा रहेगा इसके अंदर। अब सर ये हमारे सिलेबस में क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो आपके क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साइंस वाले बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ आर्ट्स वाले बच्चों ने कॉमर्स ले लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में पहले उनको ये सारी बेसिक चीज़ें तो बतानी है ना, उसे जर्नल बताना है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बताना है, कुछ अजम्पशन बताने हैं, कुछ प्रिंसिपल बताने हैं। तो आप जब किताब देखोगे तो किताब के फर्स्ट यूनिट में आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको यूनिट नंबर 1 में ही दुनिया भर का मेहनत करना पड़ेगा, ये क्लियरिटी कर लेना। तो किसको यूनिट नंबर 1 पहले करना चाहिए, साइंस और आर्ट्स वाला स्टूडेंट कोई कॉमर्स के अंदर एंटर कर रहा है तो उसे यूनिट नंबर 1 बड़े अच्छे से करना चाहिए। मैं यूनिट नंबर 1 की वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा आपके फोल्डर के अंदर। अब बात करते हैं हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है, दैट इज स्टार्ट कहां से होता है, यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकल।
तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उसको यूनिट नंबर 2 से आपके एग्जाम की तैयारी के लिए स्टार्ट करना चाहिए। अब मैंने यूनिट नंबर 1 मना कर दिया तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसमें से सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, थ्योरी के सवाल आएंगे इसमें से, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, थ्योरी का आएगा। अब आपका जर्नल एंट्री के सवाल नहीं आएंगे, आपके कैश बुक के सवाल नहीं आएंगे, बस थ्योरी के सवाल आपके कुछ आ जाएंगे, जैसे अजम्पशन, प्रिंसिपल। और मैं सारे के सारे थ्योरी, जितने भी थ्योरी हैं वो सारे थ्योरी मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, उससे बाहर पेपर में आ ही नहीं सकता आपके पेपर में, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं हम सर यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर अगर 2 की बात करें तो इसके अंदर आपके कितने चैप्टर हैं? इसके अंदर आपके एक तो है चैप्टर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसको बोला गया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और मैं साधारण बात बोलूं ना, ये है चैप्टर डेप्रीशिएशन। ये कौन सा चैप्टर है हमारा? 11th क्लास का सेकेंड टर्म याद करो, जहां से डेप्रीशिएशन स्टार्ट होता था, तो डेप्रीशिएशन है सर ये डेप्रीशिएशन, लेकिन 11वीं वाला नहीं है, यहाँ पे चेंज मेथड और भी बड़ी सारी चीजें ऐड ऑन हो गई है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इन्वेंट्री, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर, या कुछ भी कह लो, AS2 से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा बनता है यूनिट नंबर 2, और ये यूनिट हमारा आता है पूरे 18 नंबर का, एग्जाम में 18 मार्क्स का। मैं तो अभी पहले समझा दूं कि किस यूनिट में क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन से चीजों को पहले पढ़ना चाहिए, जो बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे तैयारी करना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा यूनिट नंबर 3 है। अगर यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 जो आपके सिलेबस में है, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ DU की बात कर रहा हूं, NEP सिलेबस। कुछ बाहर के यूनिवर्सिटी के अगर बच्चे हैं तो उनके अंदर ना 2 से 3 चैप्टर एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, एक हायर परचेज, एक रॉयल्टी और एक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म का। उसमें 3 से 4 चैप्टर एड ऑन होता है, जिसको मैं रिकॉर्ड करके अलग से मैं डाल दूंगा अदर यूनिवर्सिटी वाले फोल्डर में। अभी मैं सिर्फ DU के लिए प्योरली बात कर रहा हूं, और जिसका ये चैप्टर मैच हो रहा है उनके लिए तो है ही है। तीसरा यूनिट बनेगा चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 बनेगा हमारा कौन सा? फाइनल अकाउंट। और चैप्टर नंबर 5 बनेगा आपका NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बच्चों ने जो दिल्ली से बाहर जो CBSE नहीं पढ़े ना, जिन्होंने, जो बच्चे CBSE के नहीं है उनको पता है NPO क्या होता है, क्योंकि उनके सिलेबस में था NPO। CBSE वालों को नहीं पता कि NPO क्या होता है, तो CBSE वालों का NPO कट गया है, और जिसने CBSE नहीं पढ़ा तो यानी उसने स्टेट बोर्ड किया है। स्टेट बोर्ड के अंदर 12th में NPO है, तो उनको पता होगा NPO क्या है। तो ये 2 चैप्टर आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। इसके साथ साथ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं कुछ, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें से सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे। अगला यूनिट आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 4। सर यूनिट नंबर 4 में क्या है? यहां पे आपके मेजरली 2 ही चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 6 ब्रांच, और चैप्टर नंबर 7 डिपार्टमेंटल। और चैप्टर नंबर 8 कह सकते हो, वैसे तो ये AS को जोड़ ले तो अलग हो जाएगा। 8 यहां पे लीज, AS19 लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। AS19 लीज के नाम से है ये यूनिट यहां पे बन के आता है, और इसमें से सवाल बनते हैं आपके। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर जो 5 है, इस यूनिट की अगर हम बात करें तो इस यूनिट में आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर आता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा चैप्टर आता है? कंप्यूटर वाले। ये चीजें आपके चैप्टर हैं जो कि आपके पढ़ने वाले हैं। अगर आप बुक देखोगे, दिखाओ एक बार बुक, अगर आप बुक देखोगे तो बहुत सारे बच्चे, चाहे BK गोयल बुक ले रहे हो, चाहे PC तुलसियान ले रहे हो, JR मोंगा ले रहे हो, तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होता है? आधे टाइम तक जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा वो पागल हो जाएगा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, ये भी पढ़ना है। पता चला बच्चे ने पूरे 4 महीने
फर्स्ट यूनिट तैयार कर लिया, बोला ये तो आता ही था, इसी को अच्छे से कर लिया, पेपर देने जा रहा हूं, पता चला 5 नंबर का सवाल आया बस, बाकी आ ही नहीं रहा। तो एक पढ़ने का स्ट्रेटेजी और कितने मार्क्स का पेपर आएगा ये बहुत जरूरी है जानना आपको, है ना। कि अब देखो कुछ बच्चे करेंगे क्या, सीधा सीधा बोलेंगे यार कंप्यूटर वाला चैप्टर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, क्योंकि ना बहुत बड़ा जुनून होता है 12वीं पास करने के बाद कंप्यूटर कोर्स करने का, तो यार ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, इसको कर लिया, पेपर में सवाल ही नहीं आते इसके। यानी यूनिट नंबर 5 से सवाल क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है आपसे, और यूनिट नंबर 1 से भी ना के बराबर पूछा जाता है। जो डीयू का अपना एक फॉर्मेट है कि इस यूनिट में से इतने नंबर का सवाल पूछेंगे, इस यूनिट में से इतने नंबर का सवाल पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग डीयू पूछता ही नहीं है। वो पूछता है जो इंपॉर्टेंट चला आ रहा है उसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर पेपर बना देते हैं वो। तो अगर आपके बुक में देखोगे तो इतनी मोटी बुक, उसके बाद इस बुक के अंदर आप देखोगे तो मैं समझ पा रहा हूं कितने चैप्टर, पहले जीएसटी वगैरह बड़ी सारी चीजें डाल दी है। जो 11th का है ओवरव्यू दे दिया, प्रोसेस अकाउंट दे दिया, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, ये चैप्टर नंबर 9 है। यानी अगर मैं इस किताब की बात करूं, इस किताब में चैप्टर 8 चैप्टर तक, 8 चैप्टर तक तो आपके वो सारे क्वेश्चंस हैं। AS9 है क्या, 9, हाँ AS9 है। हाँ 7 चैप्टर तक, इस किताब के इतने पेजेस देख रहे हो, ये 7 चैप्टर, इसके अंदर से सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा। और ये सारे के सारे पन्ने उनके लिए बनाए गए हैं जो कि साइंस वाले बच्चे हैं, उनको एक भी पेज नहीं छोड़ना। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको एक भी पेज नहीं छोड़ना पढ़ना। कॉमर्स वाले बच्चों को एक भी पेज नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जर्नल पढ़ लिया, लेजर पढ़ लिया, कैश बुक पढ़ लिया। लेकिन कोई ऐसा नालायक बच्चा है जो कि जर्नल लेजर बिना पढ़े किसी ना किसी तरह से 11वीं में पास हो गया है, उनको तो भाई पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमारा चैप्टर नंबर 8 से हमारा सिलेबस शुरू होता है, और ये आपको इतनी मोटी बुक दिख रही है, तो इसमें से भी कम करें थोड़ी सी। इसमें से भी ये वाली जो इतने पेजेस देख रहे हो कंप्यूटर वाली, इसको भी हटा दो। यानी आपकी बुक जो है वो इतनी मोटी है। अब इस बुक के अंदर से जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ज्यादातर इसके आंसर, इसके नहीं, बीके गोयल की बात कर लो, बड़ी सारी बुक के मैं जब करवाता हूं सॉल्यूशन, तो जो इसके अंदर 2 तरीके के सवाल है, एक है इलिस्ट्रेशन और एक है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसको असाइनमेंट बोल दो, एक्सरसाइज बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसके क्वेश्चंस बहुत पुराने टाइम के डले हुए हैं बुक के अंदर, और उसके आंसर में ज्यादातर आंसर के अंदर मिस्टेक है। तो काफी बच्चे अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जब आंसर मैच करेंगे तो उनको रियलाइज होगा यार ये तो गलत आंसर, मेरा गलत आ रहा है, तो वहां से डीमोटिव हो जाते हैं बच्चे। तो पढ़ने का क्या तरीका है, इसके सारे इलिस्ट्रेशन कर लेंगे और इसके साथ एक सैंपल पेपर बोल सकते हो, काइंड ऑफ 10 ईयर आता है, जिस 10 ईयर की मदद से हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, इसके हम जितने इलिस्ट्रेशन कर ले और पिछले 10 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं हमारे, वो सारे सवाल कर लेते हैं। हर एक चैप्टर के 12-12, 15-15 क्वेश्चंस कर लें अगर एग्जाम वाले क्वेश्चन, हमारा सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ये। तो अब इसके अंदर प्रैक्टिकल वाले पार्ट को इसलिए मैं होमवर्क में भी नहीं देता, क्योंकि मैंने अगर मान लो 10 क्वेश्चन दे दिया होमवर्क के अंदर, बच्चा पहले क्वेश्चन में उसने अपना दिमाग पीटना चालू कर दिया, सर आपने कुछ और बताया, आंसर नहीं आ रहा, फिर मुझे भी कराना है, फिर उसके हिसाब से फिर बात नहीं बनेगी। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के खूब सारे आंसर क्या है, गलत है, तो इसलिए इसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो हो गई हमारी किताब को समझने की बात कि किस तरीके से करेंगे। अब जो चैप्टर बचे आपके, जो मैंने पेजेस दिखाए, उस पेजेस में आपके यही चैप्टर हैं, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैंने यहां नहीं लिखे, 1-2 लिख दिए हैं। AS17 है आपका, AS19 है आपका, AS18 तो आप में नहीं है, जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आएगा आपका AS18, AS10 है, AS26 है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो मैं अलग से लिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, वो अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। आपका यहाँ पे यूनिट वाइज कुछ दे रखा है, बिल्कुल। और मैं इन सब के ऊपर ना कल
एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। जो ये चीजें बता रहा हूं ना, हर किसी के अंदर से क्या टॉपिक सवाल में पूछा जाएगा। अगर हम ब्रांच कर रहे हैं तो ब्रांच में से भी कौन से सवाल आ सकते हैं उसके भी टॉपिक की मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक बार पहले मैं समझा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है जी। चलिए अब देखते हैं। अब बच्चे दो टाइप के हैं। एक है बच्चे जो कि थे, अरे क्या हो गया, अब यहां पे स्टूडेंट दो टाइप के हैं। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट तीन टाइप के काउंट करूंगा। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा और जो जिस टाइप का स्टूडेंट है वो लिख लीजिएगा रजिस्टर के अंदर। अब मैं स्टूडेंट की बात करूं, एक बच्चा है रेगुलर का, एक बच्चा होगा एसओएल में एडमिशन ले लिया, या फिर मैं कह सकता हूं रेगुलर को मैं थोड़ा कंपैरिजन करूं तो एनसी वेब कह दूं। एनसी वेब क्या होता है, लड़कियों का कॉलेज होता है। और एक बच्चा हो सकता है हमारा जो कि अदर स्ट्रीम का है। अदर का मतलब कि भैया वो या तो आर्ट्स का है या वो साइंस का है। समझे बात, ये तीन टाइप के ही बच्चे होंगे। अब मैं बता रहा हूं सबसे पहले जो बच्चे रेगुलर के हैं, तो रेगुलर के बच्चे की खास बात क्या है और उनको क्या चीजें फायदा मिलता है। जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बुक्स भी पता चल जाता है कि कौन सी बुक से पढ़ना है। बुक्स के अंदर के चैप्टर्स भी पता चल जाते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और उनको थोड़ी थोड़ी किताबों की जानकारी मिल जाती है। सर क्यों मिल जाती है थोड़ी थोड़ी जानकारी? इसलिए मिल जाती है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी ताकि वो क्या करते हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो कोई कहीं से पढ़ रहा है तो धीरे धीरे उनको नॉलेज गेन हो जाता है। यानी ये वो स्टूडेंट होते हैं, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, कुछ एनसी वेब के अंदर तो नहीं भी पता होता। ये वो स्टूडेंट है जिनको जानकारी है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है। हो सकता है 100% जानकारी हो सकता है उसको 10% की जानकारी हो। यहां पे है एसओएल वाले बच्चों को, ये वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। वो तो ये जानते हैं कि जो एसओएल से हमें किताब मिली है उसी किताब को पढ़ के हम पास हो जाएंगे। उसके मन के अंदर ये चलता है, तो मैं कह दूं उस किताब को पढ़ के जाओगे तो पक्का फेल हो जाओगे, पास तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस किताब में वो चैप्टर भी डाले हुए हैं जो कि डिलीट हो चुका है सिलेबस से। सिंगल एंट्री मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे चैप्टर, मतलब खूब एरर। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी वाले जो आपके बुक्स मिलेंगे एसओएल से, नो डाउट अच्छे बुक हैं। प्रैक्टिकल वाले बुक कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है। एक चैप्टर दिया, दो सवाल दे दिया। जैसे कि एनसीईआरटी, अगर अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी से, तो कैसे पढ़ते हैं आप 12वीं में बताओ? एक चैप्टर के कितने सवाल देते हैं वो? एक या दो सवाल देते हैं। तो उसमें क्या ही आपको मजा आएगा और क्या ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे? तो सेम हालात है आपका, एसओएल एनसीईआरटी के बराबर है अकाउंट्स के मामले में। तो एसओएल वाले बच्चों को बुक भी नहीं पता होती, एसओएल वाले बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता होता। बस वो सोचते हैं कुछ कोई आके बताएगा। भाई आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपको सिर्फ एक ही बात पता चलेगा, आपका डेट शीट और कल पेपर आ जाओ देने के लिए, बस। और ज्यादा आपको कुछ जानकारी नहीं होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एसओएल की भी तो क्लास लगती है। भाई क्लास सैटरडे संडे लगती है, और उस सैटरडे संडे के अंदर आप हफ्ते में एक क्लास मान लो, एक चैप्टर में कितने दिन अब वो लगा देंगे और कितना टाइम लगा देंगे। और क्लास के अंदर ऐसा होता है, देखो एसओएल का हालात मैं बताता हूँ। आज गए क्लास में बैठे, अब अगले संडे जाओगे कोई और टीचर आ रहा है, भाई किसने पढ़ाया था तुम्हें? इसने पढ़ाया था, ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, चलो आज फाइनल अकाउंट की एक ही क्लास हुई है, चलो आज एनपीओ कराते हैं। तो ये चलता है एसओएल के अंदर। हर बार क्या होगा, टीचर बदल जाएगा, कभी कहीं जाओगे, थक हार के बोलोगे कि अब हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं। पहली बार जब स्टार्ट होगा तो बहुत सज धज के जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर आप जाओगे ही नहीं एसओएल के अंदर। अब अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो वो यही सोचते रहते हैं कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक ऐसी बला क्या है। कुछ बच्चे दोस्त बात कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग एंट्री कर दियो, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। अकाउंटिंग एंट्री कुछ ना तो नई बात कर रहा है ये मेरे सामने। तो वो परेशान होते हैं यार, और वो हर बार एक ही बात को कोसते हैं कि मैंने कॉमर्स नहीं ली ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो तीन टाइप के बच्चे हो गए। तो जो ये वाले बच्चे हैं, तो इनको 11th की भी जानकारी होनी जरूरी है और 12th की भी जानकारी जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे पूरे साल। अब सर क्या 11th की पूरी अकाउंट्स की जानकारी और 12th की पूरी अकाउंट्स की जानकारी? नहीं,
11th की ये अकाउंट्स की जानकारी, और 12th के अंदर से मच एंड मच नहीं, कुछ एक आध पॉइंट हो सकता है। मतलब अगर मैं सेमेस्टर 1 की बात करूं तो 12th की कुछ भी जानकारी चाहिए नहीं, वैसे पहले चाहिए था, अब हटा दिया गया क्योंकि पहले पार्टनरशिप था हमारे सेमेस्टर 1 में, अब हटा दिया पार्टनरशिप, तो 12th की कोई जानकारी नहीं, 12th में काट ही देता हूं, ये लो। सिर्फ किसकी जानकारी? 11th की। तो मैं अलग से नॉन कॉमर्स स्टूडेंट का फोल्डर डालूंगा जिसमें जितनी जानकारी आपको 11th की होनी चाहिए वो मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं आता तो मैं बताऊंगा ही नहीं वो चीजें, तो वो चीजें पहले आप पढ़ोगे तब आप अपना स्टडी स्टार्ट करोगे बीकॉम का। ये किसके लिए बोला मैंने? अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे लिख लो, मैं सभी के नंबरिंग भी बता दूंगा। अब एसओएल वाले बच्चे, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या रेगुलर वाले बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं, लगभग अगर आप क्लास ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? सबसे नंबर 1 पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए। सर ये चैप्टर सबसे नंबर 1 पे क्यों करना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ना कुछ ख्याल होता है कि 2-4 सवाल करेंगे, यार वही 11th वाला ही है, चल हो जाएगा। नहीं, 2-4 सवाल जो आपने किए हैं वो 11th वाले थे, लेकिन जो पेपर में आएंगे वो छोड़ दिए आपने। तो इस चैप्टर के अंदर अराउंड आपको कम से कम 10 दिन देने होंगे, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इसके एडजस्टमेंट काफी टिपिकल भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से एडजस्टमेंट आ जाएगा। एडजस्टमेंट पहले तो आपके 11th में कितने ही एडजस्टमेंट आते हैं, 5-7, यहाँ 12 एडजस्टमेंट आएंगे आपके फाइनल पेपर के अंदर। क्योंकि 18 नंबर का है तो आप समझ जाओ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन के बराबर के आपके काम करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ये करें, और इसमें कितना टाइम लें आप? 10 दिन। इसके बाद एनपीओ को हाथ भी मत लगा देना, अगर एनपीओ हाथ लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पहले बता रहा हूं स्टार्टिंग में। जिन बच्चों को एनपीओ आता है वही कर सकते हैं, बाकी सीबीएसई वाले तो वैसे ही फिर मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कुछ कॉलेज के इंटरनल में टीचर बोल रहे हैं कि हम एनपीओ लेंगे, तो मैंने एनपीओ का रिकॉर्डेड कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं, वो देख लो भाई, और दे सकते हो जाके। ऑल दो नंबर 2 पे कौन सा चैप्टर करना चाहिए सर? नंबर 2 पे आपके पास बड़े सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि नंबर 2 पे आप चाहो तो ब्रांच कर सकते हो। अब देखो यहाँ 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन से डरे हुए बच्चे और एक डेप्रिसिएशन से नहीं डरे हुए बच्चे। क्योंकि 11वीं क्लास में सभी को डेप्रिसिएशन नहीं आता। 11वीं क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर होता है जिससे बच्चे अपने आप को पीछे खींचते हैं। तो जो बच्चों को डेप्रिसिएशन से डर लगता है वो दूसरे नंबर पे ये चैप्टर स्टार्ट करे। अब ये चैप्टर देखो लाइव में भी चल रहा है, और इसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे इसके अंदर भी आपका 10 दिन के अंदर इसको भी खत्म कर सकते हो इजीली, 10 डेज लगेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये चैप्टर। अब भाई तीसरे नंबर पे क्या चैप्टर स्टार्ट करें? तो सिंपल सी बात है, तीसरे नंबर पे आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अब भी डेप्रिसिएशन से डर है ना, तो तीसरे नंबर पे मैं कहूंगा आप इन्वेंट्री स्टार्ट कर लो तीसरे नंबर पे, और इसके अंदर आप 4 दिन दोगे ना, खत्म हो जाएगा। वैसे तो करने को 1 दिन 2 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इन्वेंट्री कर लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड है ये। इसके बाद सर तीसरे के बाद चौथे नंबर पे इसको टाइम दीजिए आप, और इसके अंदर भी आपका लगभग 10 दिन लग ही जाएंगे, लगभग ना करते करते 10-8। अब कुछ बच्चे होशियार हो सकते हैं जो बोले कि सर मैं तो 2-3 दिन करूंगा, रिवाइज हो जाएगा, मैंने वीडियो देख लिया। लेकिन अगर क्लासेस को देख के नोटिंग करके शेड्यूल से, अब देखो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता, कहाँ गया वीडियो? पता है कुछ बच्चे कैसे देखते हैं वीडियो, मतलब ऐसे लेट के देख रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं हो रही, उसका कोई मायने ही नहीं है। आप देख रहे हो, सो के देख रहे हो, आंख बंद करके देख रहे हो, चला दिया सुन रहे हो, आवाज आ रही है मेरे कान में, मजा आ रहा है, ये ऐसे क्लास नहीं होगी। वीडियो देखने का मतलब प्रॉपर आपके कंप्यूटर, सबसे पहले मोबाइल और कंप्यूटर में ऑप्शन हो तो आप कंप्यूटर में देखिए, और अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप जाके फिर और अदर कोई डिवाइस है तो उसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। इवन तो हमारी क्लासेस को आप टीवी में भी देख सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप टीवी में भी सर्च कर सकते हैं, एपीके फाइल होता है, और एपीके फाइल डाउनलोड करके वहां पे चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, तो आप टीवी का हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अब फोन में क्या होता है, फोन के अंदर किसी का फोन आ गया, कुछ हो गया, तो ये बड़ी समस्या वाली चीज है। अब वीडियो का मतलब एक दिन में ही आपने 6 क्लासेस देख मारी, तो भाई मैं अगर चाहूं तो एक दिन में मैं 6 घंटे पढ़ा सकता हूं मैं,
मैं क्यों नहीं पढ़ाता एक दिन में 6 घंटे। मुझे लगता है कि आज इतना ही आपको टॉपिक समझाना चाहिए, इससे ज़्यादा समझाऊंगा ओवर होगा तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं एक दिन में ज़्यादा टॉपिक नहीं करवाता, कि उतना ही टॉपिक इंसान को कराया जाए जितना उसको समझने की कैपेसिटी है। अगर आप एक दिन में बैठ के सोच रहे हो 7 क्लास लगा देंगे, 8 क्लास लगा देंगे, तो बात तो वही हो गया, आपने समझा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास को खत्म किया, जिसका रिजल्ट आपको कुछ आउटपुट नजर नहीं आएगा आपका। तो यहां पे देखा जाए तो नंबर 4 पे ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर लेना है। नंबर 5 पे ये चैप्टर स्टार्ट करना है। इसके अंदर 5 दिन में आराम से खत्म हो जाता है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, डिपार्टमेंटल। इस चैप्टर के बाद मैं डेप्रीशिएशन स्टार्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल करा दूंगा। नंबर 6 पे आप इसको स्टार्ट करिए। इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी 5 दिन लग जाएंगे आपके, इसके अंदर भी 5 दिन लग जाएंगे। नंबर 6 पे आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डाल दूं, जो सेल्फ स्टडी भी बच्चा कर रहा हो तो इस सीक्वेंस में फॉलो करे। अब बच्चे ने क्या करा, सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, सबसे पहले मान लो गलती से एनपीओ उठा लिया, नया चैप्टर है, नई चीजें सीखेंगे तो फिर वो परेशान हो जाएगा। सबसे पहले ब्रांच उठा लिया तो ब्रांच में भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि एकदम न्यू ट्रिक है। सेल्फ स्टडी आप, हमारी जो ये किताब है ना, कोई भी किताब मैं बोल दूं, जो टीएस ग्रेवाल की किताब थी और इस किताब के अंदर, या जो कॉलेज की किताब होती है, उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। जब ये किताब जो राइटर लिख रहे होते हैं, उसके अंदर सोचते हैं आप सभी बच्चे ज्ञानी हो और कॉमर्स का सारा जानकारी है, और वो सीधा क्वेश्चन और आंसर और मिनिमम एक्सप्लेनेशन डाल के वो प्रिपेयर करते हैं किताब को। लेकिन जब टीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ रहे थे, उस टाइम पे क्या था, उन्होंने बनाया था कि आप मूर्ख हो, आप बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता, और उसके हिसाब से आपका क्या हुआ था, कोर्स को तैयार किया गया था, एक एक चीज को समझाया गया था। तो सेल्फ स्टडी के मामले में कोई भी बच्चा जो बीकॉम कर रहा हो, वो अकाउंट सब्जेक्ट्स को सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करेगा तो 100 में से 1-2% बच्चा सफल हो पाएगा, बाकी 98% बच्चा सफल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम सीए कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा कवर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सीएस कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सीएमए कर रहे हैं या कोई अदर कोर्सेज कर रहे हो जिसके अंदर ये चैप्टर्स आ रहे हैं तो वो कवर अप कर सकता है, बाकी स्टूडेंट कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर नंबर 6 के बाद नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे आपको AS2 कर लेना चाहिए, मतलब इसके थ्योरी वाले पार्ट नंबर 7 पे आप कवर कर सकते हो, एक दिन का काम है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को छोड़ के बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दिन में हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं हमारे पास 5 से 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 26 है, 18 है, 17 है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं 10 दिन AS के अंदर डाल देता हूं। इस हिसाब से आपको स्टडी करना है। अभी जो मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से बुक के भी क्वेश्चंस कर रहे हो और अच्छे से इसके 10 ईयर के भी क्वेश्चन कर रहे हो। बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ के साथ आपके पास 10 ईयर भी होना चाहिए। अब हम टाइम को अगर कैलकुलेट करें, इसको छोड़ देते हैं, ये थ्योरी करना चाहते हो तो आप 4 से 5 दिन में, मतलब 4 दिन के अंदर इजीली कवर अप कर सकते हो थ्योरी। ये कौन से बच्चे हैं, ये एसओएल का बच्चा हो चाहे रेगुलर का। एसओएल वाले बच्चों को तो देखो, एसओएल में कुछ भी नहीं बताया जाएगा और ना ही कोई आपके पास मैसेज और कॉल ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आपको पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कोचिंग सेंटर पे और कोचिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा जैसे जैसे बताया जाए। और वो भी स्पेशली जो कि कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारा जो 12th होता है ना, 12th में हमारे टीचर्स जो होते हैं, जो 11 12th हमें पढ़ा के आए हैं, उससे हम बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि हमने उनके पास पढ़ा था तो उनके पास आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, पूरे बीकॉम की बात करूं तो आप किसी भी एरिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको बीकॉम का कोचिंग बहुत रेयर मिलेगा। 11 12 तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं इसमें डिनाई नहीं करता, लेकिन आप उनके पास ही जाओगे बीकॉम पढ़ने के लिए तो कहेंगे हम बीकॉम नहीं पढ़ाते। वो तो यार पढ़ने की क्या जरूरत होती है, बीकॉम पढ़ने की चीज़ है, खुद ही कर लोगे। उन्होंने ये बोल के अपना पर्दा झाड़ लिया। और जो कोई पढ़ा भी रहा है, मान लो आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे 2-4 स्टूडेंट पढ़ रहे थे 12th के अंदर, या 5-10 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला चलो फर्स्ट ईयर चल आ जाइए यार मैं पढ़ा दूंगा,
जाऊंगा, ऐसी जगह पे भी नहीं जाना। ऐसी जगह पे क्या होगा, उनको खुद को नहीं पता होगा और उसके चक्कर में आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के, यानी जो बीकॉम पढ़ा रहा है तो बीकॉम उनके पास जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए टिप्स पे ये चीजें आएंगी, ये ऐसे आएंगी, ये यहाँ से आएगी, यहाँ से, उनको पता होना चाहिए, जिसको सुनने के बाद ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया ये कॉलेज के एक्सपीरियंस्ड है और ये कॉलेज के बारे में सारी चीजें जानते हैं, तभी आपका नैया पार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब मैंने सारे जजमेंट के लिए बता दिया। अब डेज अगर हम काउंट करें तो देखो 4 दिन, अगर आप दिन काउंट कर लो, मैं कैलकुलेटर पे करूं तो ये कितने दिन हो गए भाई, 4 दिन हो गए। ये कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ये कितने दिन हो गए हमारे, फिर से 4 दिन हो गए, और 4 दिन नहीं, ये तो 4 दिन हो गए। डेज काउंट करो कितने हो गए, 4 दिन प्लस 4 दिन, और ये 10 दिन, और ये कितने दिन बताएं, हो गया 4 दिन। ये कितने दिन बताएं, 1 दिन बताएं ना, AS2 1 दिन, और प्लस ये कितने दिन आपका, 10 दिन, और NPO तो मान लो 15 दिन। इसके लिए तो लिखा ही नहीं, सबसे लास्ट में करना है इसको, तो जो भी बचे सबसे लास्ट में, इसमें 15 दिन मान लो, तो प्लस में 15 दिन, और साथ में चले जाओ, प्लस में 10 दिन, प्लस में 5 दिन, प्लस में 6 दिन, फिर से नहीं 6 नहीं 5 दिन है ओवरऑल। और क्या रह गया हमारा, अभी मैंने, बोलोगे सर आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो SOL वाले बच्चे समझ लें कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आपके पेपर में नहीं आएगा, आपका इंटरनल नहीं होता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आपके लिए। रेगुलर वाले बच्चे जान ले कि सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपका जब इंटरनल होगा तो आपके कंप्यूटर पे लैब में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा टैली के ऊपर, जिसके लिए आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करके भी देना पड़ेगा। तो रेगुलर वाले के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल्स के अंदर आएंगे। और SOL वाले बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे सवाल इस पर पूछा ही नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो SOL वाले बच्चों की थोड़ी सी मतलब के बच गए कि यार वो एक यूनिट खत्म हो गया। अगर हम टोटल डेज काउंट कर ले तो कितने हो गए, कितने हो गए, 60 मान लेते हैं कि 65, कुछ चीजें रह गई हो तो मोटा मोटा हम 70 दिन मान लेते हैं, है ना। और हमारे पास दिन कितने हैं ये देख लेते हैं। दिन देखा जाए तो सितंबर में आपके पास मान के चलो आपके पास 15 दिन है, अक्टूबर में आपके पास मान लेते हैं 30 दिन है, वैसे 31 होता है, मैं 30 मान रहा हूं। नवंबर में आपके पास कितने दिन है, 30 दिन है, और दिसंबर में आपके पास कितने दिन है, 30 दिन मान लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा काउंटिंग के लिए। तो हमारे पास टोटल डेज कितने आ गए, 105 डेज आ गए। 105 दिन डेज के अंदर आप 20 दिन और निकाल दो। क्यों सर 20 क्यों निकाल दें, क्योंकि अब हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। दिवाली है, दिवाली के बाद 5-6 दिन तो वैसे कंटिन्यू हमारा चला जाता है, भैया दूज आ जाता है, गोवर्धन आ जाता है, विश्वकर्मा डे, बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। दिवाली के बाद फिर दशहरा भी है, दशहरा में भी जाएगा। फिर उसके साथ साथ मैरिज जो शादी होती है उसका सीजन भी स्टार्ट हो जाता है नवरात्रि के बाद ही, फिर आपको वहाँ भी जाना है, फिर आपके चाचा की शादी होगी, फिर भाई की शादी होगी, फिर फूफा के वहाँ जाना है, फिर ताऊ के वहाँ जाना है, बड़ी सारी चीज़ें आएगी। तो मैं मोटा मोटी यहाँ से 20 दिन और निकाल दूँ तो टोटल मिला के देखो तो आपके पास 85 डेज ही है। अगर पेपर आपका 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, अगर पेपर आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास भैया 70 ही दिन बचे हुए हैं, एक तरीके से आप मान के चलो। तो आप अभी से स्टार्ट करोगे पढ़ना और इसी सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, तब जाके आपका FA, और FA तो छोड़ो, आपके और भी अदर सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हो पाएगा। बाकी देखो बिजनेस लॉ हम अभी कोई भी चार्जेस भी नहीं ले रहे, आपके फोल्डर में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। EVS भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, EVS भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें जो है, और आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन अगर किसी बच्चे के पास है वो भी डाल देंगे आपके फोल्डर में। मतलब काफ़ी हद तक हम 4 से 5 सब्जेक्ट, अब हिंदी वगैरह है या आपके पास इंग्लिश है, कुछ सब्जेक्ट आपको करना होगा, बाकी काफ़ी हद तक हम करा देंगे आपके सब्जेक्ट्स को। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब रहा बात सर पढ़ना कैसे, ये बताओ। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बुक। सर बुक कौन सा ले, अब आपके प्रोफेसर कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता, स्कूल के अंदर क्या कहते हैं, TS ग्रेवाल नहीं लेके आया, खड़ा हो,
टी.एस. ग्रेवाल ही चलेगा, दूसरी बुक नहीं चलेगा। कॉलेज में आपको 3-4 राइटर बता देते हैं, बोलते हैं भैया बुक ले लो और तुम पढ़ो, हम तो बुक से पढ़ाते ही नहीं है। वो एक नोट्स पर्चा लेके आएंगे, कुछ भी उनके पास एक स्लिप होगा और वो स्लिप से बस स्टार्ट करेंगे, आज आ जाओ ब्रांच चैप्टर ये कंप्लीट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ये कंप्लीट, आपका चैप्टर हुआ खत्म। आपके पास जो बुक है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आए या ना आए उनको कोई मतलब नहीं है उससे। ये होता है कॉलेज में पढ़ाने का प्रोसेस। वो बोलते हैं हम हैं लेक्चरार और हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपको समझ में नहीं आए तभी तो हम लेक्चरार माने जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ गया तो मैं लेक्चरार कैसे होऊंगा? तो ये दिक्कत आती है कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर तो एक सबसे पहले बुक, तो आपके कॉलेज वाले फाउंडेशन नहीं है, तो अगर आप इस क्लास को देख के आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं जे.आर. मूंगा का बुक लेके चल रहा हूँ। कौन सा बुक लेके चल रहा हूँ मैं? जे.आर. मूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बी.के. गोयल बेकार बुक है, मैं जे.आर. मूंगा से कर रहा हूं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, तो आपको सेम बुक मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम सॉल्यूशन नजर आएगा, उसके हिसाब से पढ़ लोगे। और जो दिल्ली के बाहर के बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको बोलूंगा कि अमेजोन पे जाओ और यही बुक ऑर्डर कर दो, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको लेना पड़ेगा 10 ईयर। सर अभी ये 10 ईयर क्या होता है? अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम आते आते पता चल जाएगा। 10 ईयर क्या होता है? इसके अंदर पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस होते हैं और उसके सॉल्यूशन होते हैं। इस 10 ईयर के पब्लिशर की मैं बात करूं तो एक पब्लिशर है जो इसको पब्लिश करते हैं, दैट इज शिवदास। शिवदास.in इनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहां वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, या आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाइए जो कॉलेज का थोड़ा भी बुक रखता हो, उनके पास 10 ईयर 110% मिल जाएगा। आप उनसे बोलेंगे कि ये 10 ईयर दे दो, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। सर ये 10 ईयर किस सब्जेक्ट का होता है? जो आपके 7 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जितने भी है सभी सब्जेक्ट के आपको 10 ईयर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और थ्योरी में तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है ये 10 ईयर। तो एक तो आपको लेना है क्या? 10 ईयर। बहुत बच्चों को पता नहीं होता पढ़ने का तरीका। ये 2 चीजें आपके पास हो गया। उसके बाद आप जहां से कोचिंग पढ़ रहे हो, आप जब क्लास में पढ़ रहे हो, या आप हमसे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो आपको वो क्लास को प्रॉपर एक रजिस्टर में नोट करने हैं और उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या बना लेना है? नोट बना लेना है। नोट बनाने के बाद अब आपको जैसे ही मैंने एक चैप्टर करा दिया, सपोज करो फाइनल अकाउंट, एक चैप्टर मैंने क्या करा दिया? फाइनल अकाउंट करा दिया। तो जैसे ही फाइनल अकाउंट मैंने कराया, इसके साथ आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में लग जाना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए और फिर आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया तो भाई एग्जाम वाले क्वेश्चंस को आप खुद करके देखने लगोगे। अगर वो क्वेश्चन होने लग गए तो समझ जाना कि भैया ये चैप्टर तो मुझे आ गया है और ये नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं, सर एक बात रह गया बताना। क्या रह गया सर? बताना कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का होगा। देखो ये वाला जो यूनिट है लगभग आपका 18 से 18 मार्क्स का तो है ही है। ये वाला यूनिट ये भी 18 मार्क्स का है और ये वाला यूनिट लगभग 25 मार्क्स का है। इस तरीके से रहता है। पेपर कितने नंबर का आएगा? 90 मार्क्स का आएगा। तो अगर मैं देखूं तो कितने नंबर हो गए? 18 + 18 और प्लस 25, ये हो गए 61 नंबर। बचे 30 नंबर। 30 नंबर आपके यहां से, या कंप्यूटर का एक क्वेश्चन दे दिया 10 नंबर का इधर, या फिर इसके बढ़ा दिए। इस तरीके से वो क्या करते हैं? पेपर के नंबर कर देते हैं। मैं एक क्लास के अंदर आपको पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, उस पेपर को मैं दिखा भी दूंगा और उसको डिस्कस भी कर दूंगा। देखो कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे हमारा आया हुआ है, तब आपको और मच क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहने वाला है। बहुत लंबा मैंने समझाया, लेकिन ये चीजें आपको जानना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो लास्ट में मैं बात करता हूं, जितने भी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं या एसएल में पढ़ रहे हैं, 80% बच्चों के सेमेस्टर 1 के अंदर नंबर कम आते हैं। रीजन उनको पता ही नहीं चल पाता कि स्टार्ट कैसे करना है। जब तक पता चलता है तब तक एग्जाम आ जाते हैं उनके। यानी हम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, डिस्टर्ब होते हैं उसी में। अब रेगुलर कॉलेज के अंदर तो देखो अभी इलेक्शन चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बहुत सारे ड्रामे होंगे, आपको उस ड्रामे में बहुत मजा आएगा और जब पेपर आ जाएगा तब पता चलेगा यार ये तो पेपर भी आ गया, कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है ना। तो ये मैंने ओवरऑल किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को पहले करना है, मैंने मार्किंग कर दिया। बोला आप अपने रजिस्टर में जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखिएगा और उसी के हिसाब से तैयारी करिएगा। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को
पहले ये यूनिट खत्म करना है, उसके बाद जो यहाँ नंबरिंग दिख रहा है उसी नंबरिंग के स्टार्ट हिसाब से करना होगा। सभी स्टूडेंट को क्लियर है? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।